नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। आज हम खास बात में आए हैं डॉक्टर बीडी कल्ला के पास। डॉक्टर बीडी कल्ला राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर बीडी कल्ला पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और कई विभागों की जिम्मेदारियां संभाली है। एचबीसी न्यूज से कल्ला साहब आज खास बात करेंगे। क्या कुछ कहना है उनका राजस्थान की राजनीति को लेकर, राजस्थान की वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में और अपने क्षेत्र बीकानेर के बारे में। राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो बीडी कल्ला कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल है जिन नेताओं ने निचले दर्जे से शुरू होकर काफी लंबी छलांग लगाई है। बीडी कल्ला पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजस्थान में, उसके अलावा कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं। इस वक्त एचबीसी न्यूज के साथ खास बात कार्यक्रम में बीडी कल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सबसे पहला सवाल कि राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अभी हाल ही में हमारे अध्यक्ष महोदय ने ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर कई सम्मेलन किए हैं। उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने जो कार्यक्रम दिए हैं फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत, जिसमें 60 लाख लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ, मिड डे मील, सारे इंसानों को एक तरीके से मुफ्त दवाई योजना के अंतर्गत कवर करना, सारे पशुओं को मुफ्त दवाई देना, इसके अलावा मातृ शिशु कल्याण योजना, 10 लाख लोगों को जो बेघर लोग हैं उनको गांव में आवास देना, 1 लाख लोग जो शहरों में रहते हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान देना। ये सारी योजनाएं एक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से आम गरीब आदमी की स्थिति में सुधार हुआ है। अब तक रोटी और कपड़े की बात करते थे, इस बार सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की व्यवस्था की। इसके कारण से राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो और प्रयत्न किए जा रहे हैं पार्टी के स्तर पर, उसके आधार पर राजस्थान में कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति अच्छी रहेगी। कल्ला साहब, एक छोटा सा सवाल ये कि वर्तमान में अगर कई ऐसे मुद्दे हैं देश भर में अभी चल रहे हैं, केजरीवाल का मुद्दा हो, महंगाई, भ्रष्टाचार या फिर काले धन का मामला, रामदेव, अन्ना, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अब लोगों को लगने लगा है कि महंगाई जो है वो कांग्रेस की वजह से बढ़ी है। क्या इसका नुकसान आपको नहीं समझ में आता कि राजस्थान में भी आपको हो सकता है, आपकी पार्टी को? क्योंकि आरोप लगते हैं महंगाई के, खास तौर पर आम आदमी महंगाई से प्रभावित होता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को एक तरीके से रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। वैसे ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों को उनकी पे में विस्तार करके, बढ़ावा करके उनको तो रिलीफ दी है। इसके साथ साथ जैसे अभी रसोई गैस के बारे में आपने देखा होगा, राज्य सरकार ने 3 सिलेंडर उसी दर पर स्वयं सब्सिडी देकर के उनको 3 सिलेंडर देने की बात की। इन सब बातों से आम आदमी को ये महसूस होता है कि राजस्थान की सरकार जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तत्पर है। आप दवाइयों में, जो मैंने आपको बताया था, निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। इसी प्रकार 60 लाख परिवारों को 2 रुपये किलो गेहूँ दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार ने टैक्सेशन में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं की है। तो कुल मिलाकर के जो इंटरनेशनल फिनोमिनन के आधार पर जो महंगाई बढ़ी है वो तो निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा कोई महंगाई में बहुत इजाफा नहीं हुआ। दूसरी तरफ किसानों की अपनी फसल की कीमत में भी वृद्धि हुई है, यानी दोनों तरफ बैलेंस किया गया है। केंद्रीय सरकार ने भी जो गेहूं की कीमत, चीनी की कीमत और जो अपने अन्य चीज़ें हैं उनकी जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, उससे किसानों की भी जेब में पैसा आया है। तो कुल मिलाकर महंगाई का कोई बहुत बड़ा खासा असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो मिनिमम वेजेस थी वो भी बढ़ी हैं। तो सब तरीके से कुल मिलाकर के इन टोटो देखा जाए तो महंगाई का असर बहुत बड़ा आम जनता के ऊपर नहीं पड़ा है। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर, ये आम जनता के ऊपर आप कह रहे हैं महंगाई का असर नहीं पड़ा है। दो बातें और, आपने बाबा रामदेव, केजरीवाल, इनका सबका नाम लिया। केजरीवाल स्वयं जो हैं
उन्होंने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरा। तो जो खुद लोग दोषी हैं वो दूसरे की बात करते हैं तो उचित नहीं लगता, और कई बातें वो तथ्यात्मक नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर खरीद लिया, कहते हैं बिना ब्याज का ऋण दे दिया। वर्ल्ड की कौन सी कंपनी है विश्व की जो ब्याज दे करके अपने शेयर होल्डर्स को ब्याज का पैसा देती है? तो इसलिए ये सब चीज़ें भ्रम फैलाने की स्थिति है। आंकड़ों का मकड़ जाल बनाकर वो लोगों को भ्रम में डालने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव योग में थे, बहुत अच्छे थे, अब राजनीति में आ गए। राजनीति बहुत कठिन कार्य है, चुनाव लड़के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। वो आए चुनाव में, बल्कि उन्होंने जो शिविर लगाए थे उन शिविरों में भी आपने देखा होगा कि प्राय वो शिविर में जो लोग जाते थे वो पैसे वाले जाते थे। यहाँ एक सवाल खास तौर पर ये सवाल ये है कि आपकी सरकार पर एक आरोप लगते हैं कि पिछली सरकार में आप जैसे कई मंत्री थे, इस वक्त जो मंत्री हैं काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर मंत्री ऐसे हैं वो एनर्जेटिक नहीं है। दूसरे आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं कि आपकी सरकार में काम आसानी से नहीं होते, अधिकारी हैं वो हावी होते जा रहे हैं, आम कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती, कांग्रेस के ही लोग बोलते हैं। उस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमियां हैं जिनको भी सुधारना पड़ेगा? 1 साल अभी बचा है लगभग हमारे पास। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में जो मंत्रिमंडल बना हुआ है वो काम तो अपने तरीके से अच्छा ही कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कंपैरिजन पीछे से आगे से करना, ये अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। मेरा ये मानना है कि इस सरकार ने गुड्स डिलीवर की है, आम आदमी को काफ़ी राहत पहुंचाई है। बीजेपी लगातार एक बात बोलती है कि हमारी सरकार आने का लोगों को इंतजार है, हम सरकार में आएंगे। लगातार बीजेपी एक बात बोलती आ रही है। बीजेपी का कहना है कि नाकारा सरकार है, मंत्रिमंडल नाकारा है, आरोप लगते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है इस सरकार में। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है बहुत ज्यादा मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो आप देख रहे हो, कटारिया जी की यात्रा रुकवा दी गई, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वसुंधरा ही भाजपा है। वो ये इस तरह की जो बातें होती है तो इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में टूटन है। दूसरी तरफ कांग्रेस में संगठन जो है मजबूत है, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये एक तरीके से दिवा स्वप्न ले रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, मैं समझता हूं कि ये उनका मिथक फेल होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में अभी भी कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है। कांग्रेस के लोग जो हैं वो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता विकास के नाम पर राजस्थान में कांग्रेस को वोट देगी। उसका कारण ये है कि हर गांव में कुछ न कुछ काम हुआ है। अभी हमारे 4th फाइनेंस कमीशन ने भी जो रिकमेंडेशंस दी उसको सरकार ने मान लिया। उसके आधार पर राजस्थान में पिछले वित्तीय वर्ष में जितना पैसा मिला था उससे लगभग दुगना पैसा हर पंचायत को मिलेगा। हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को भी करीब करीब दुगने से ज़्यादा पैसा एक तरीके से उनको विकास कार्यों के लिए मिलेगा। तो जहाँ एक और सवाल, आप खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान, उनको लेकर लगातार आरोप लगते हैं। वो भरतपुर वाला मामला भी आपको बिल्कुल याद है अच्छी तरह से। इन सारे मामलों को लेते हुए अभी कांग्रेस को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में खुद में फूट है, वो सारा मामला जो हुआ था भरतपुर वाला वो भी किसी और की शय पर हुआ। डॉक्टर चंद्रभान को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, उनके बयानबाजी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं के कोई सम्मेलन होते हैं आपकी पार्टी में तो उसमें साफ मामला आपके सामने होता है, मीडिया के सामने आती है किस तरीके से नौबत आ जाती है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की। तो उस सारे मामलों पर आपको नहीं लगता कि पार्टी कमजोर है, अभी राजस्थान में मजबूत करने की जरूरत है, बदलाव होना जरूरी है? ऐसा है कि राजस्थान में मतलब जितने भी सम्मेलन हुए वो सम्मेलन बहुत स्मूथली और बढ़िया हुए। एक आधे सम्मेलन में भरतपुर का भी सम्मेलन तो वही था, वहाँ कुछ लोगों ने मान लीजिए कोई नारेबाजी कर लिया और कुछ कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में कोई फूट है। कांग्रेस बिल्कुल मजबूत पार्टी है, वहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। कई लोग जो हैं वो एक तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी ये प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि जैसे बीजेपी में फूट है वैसे ही दूसरी पार्टियों में भी फूट है, वैसा है नहीं। कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और राजस्थान में हमारे जो अध्यक्ष हैं चंद्रभान जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, इन सब के साथ एकजुट होकर खड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में इस सब एकता का लाभ कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा।
यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी डॉक्टर बीडी कल्ला से चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। खास बात में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चर्चा करते हैं डॉक्टर बीडी कल्ला से दूसरे सवालों के साथ। कल्ला साहब, यहां पर एक सवाल और महत्वपूर्ण है। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर का इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन मुख्यमंत्रियों की बात करें तो बीकानेर ने राजस्थान को एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जरूरत है बीकानेर से भी एक मुख्यमंत्री हो, या फिर क्या रीजन मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि बीडी कल्ला साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीकानेर के काफी राजनेता रहे हैं जिन्होंने राजनीति में खास पहचान बनाई है। ऐसे में बीकानेर से मुख्यमंत्री नहीं आना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रिंसली स्टेट खत्म हो गए, पूरा राजस्थान एक है। राजस्थान में कहीं कोई ये नहीं है कि ये संभाग वो संभाग, सारा राजस्थान एक है। आपने देखा होगा कि यहाँ जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, सभी स्थानों से, अलग अलग स्थानों से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये सारा विधायक दल और हमारा हाईकमान उनकी राय के अनुसार तय करता है। तो इसमें जब हम लोग अपोजिशन में थे तो बीकानेर को मौका मिला था, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। अब मैं जीत के ही नहीं आया, और कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तो क्या आप नहीं, देखिए, मैं कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन कहने का तात्पर्य पार्टी ने मौका तो दिया ही है। सीएलपी लीडर बनाना, मैं समझता हूँ कि पार्टी ने पीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ से बनाया है। तो जब कभी जैसी देश काल और परिस्थिति होती है उसके अनुसार विधायक दल निर्णय करता है। और अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं उठनी चाहिए कि किसी संभाग से मुख्यमंत्री आए का, जो भी आए पूरे राजस्थान का है। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तभी राजस्थान की एकजुटता रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए। मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, सीएलपी लीडर बनाया, करीब करीब मैं 17 साल तक कैबिनेट के पद पे रहा, या मान लीजिए राज्य मंत्री या उपमंत्री के रूप में रहा। तो ये सारे मिलाकर के मैं अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर काफ़ी मुझे दिया। और मुख्यमंत्री तो एक आदमी बनता है और वो टीम स्पिरिट के रूप में काम करता है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में ऐसा कहीं कोई प्रश्न नहीं है कि मुख्यमंत्री वहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो विधायक दल तय करता है और हाईकमान जिसके अनुसार निर्णय करता है, वो निर्णय हम सबको मान्य। यहाँ एक सवाल कि आप दिग्गज नेता कहे जाते हैं, आप शायद जीतते तो और भी काफी बेहतर परिणाम हो सकते थे, हो सकता है पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपती, वो बात साफ है। लेकिन आपको हराया आपके ही जीजाजी हैं, गोपाल जोशी आपके रिश्तेदार हैं करीबी। तो ऐसे में आपकी हार के पीछे आप बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या आपको लगा, अब जाकर कहीं लगता है कि मेरी हार के पीछे ये बड़ा कारण रहा? ऐसा है कि मेरे चुनाव क्षेत्र का बदला जाना, जिसमें ख़ास तौर से जहां मैं पिछले चुनावों में 15 और 20 हज़ार वोटों से रानी बाजार, फड़ बाजार और जो आउटर एरिया था उससे जीतता था, वो इस डिलिमिटेशन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटकर पूर्व में चले गए। और जहाँ कॉलेज क्षेत्र के वो क्षेत्र जहाँ 30-40 हज़ार से वोट से कांग्रेस हारती थी, वो उसके जुड़ने से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर ये बात सही है कि कांग्रेस के रहे हुए गोपाल जी जोशी, जो मेरे जीजाजी भी लगते हैं, मेरी बुआ की लड़की उनको दी हुई है, उनके खड़े होने से भी वोटों का विभाजन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर के अब बीकानेर के लोग महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान पत्रिका ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में 15 अलग अलग समाचार पत्रों के और टीवी के लोग थे। उन लोगों ने ये निर्णय दिया कि राजस्थान में पश्चिम बीकानेर पश्चिम से जो विधायक चुन करके आए हैं वो डी कैटेगरी में आते हैं, जो निष्क्रिय हैं, कभी प्रश्न नहीं पूछते, कभी विधानसभा में बोलते नहीं हैं। तो ऐसे में बीकानेर के लोगों ने भी खास तौर से जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उसी दिन ये कह दिया था कि हमसे गलती हो गई है। और मैं समझता हूँ कि मैं आज भी इतना ही सक्रिय हूँ और बीकानेर के लोगों में मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जनजीवन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और विधायक रहना या मंत्री रहना ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार होता है, लेकिन आज बीकानेर के लोग ये महसूस करते हैं कि उनका भारी नुकसान हुआ है। आज हमारे यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेक्निक